हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी का जो 2023 में आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था। उस बोर्ड एग्जाम में 2023 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं और उसका फुल सोल्यूशन आपको देने वाले हैं इस वीडियो के जरिए। देखिए, यूपी बोर्ड का बोर्ड एग्जाम है जहाँ पर आपको 801 जो आपका सेट नंबर था, उसका DA सेट नंबर था, उसमें से ये प्रश्न लिया गया। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो सेट बनने की संख्या होती है वो लगभग आपके जो सेट बनते हैं 7 सेट बनते हैं। 7 सेट में आपके जिले में कौन सा सेट पड़ जाए ये आपका लक होता है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अनुक्रमांक डालेंगे, आपका रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने एग्जामिनर जो वहाँ पे बैठेंगे उनकी क्या करवाने ना, सिग्नेचर करवाना चाहिए, निरीक्षक बैठेंगे, ठीक, ताकि आपकी ये कॉपी मान्य रहे। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि हिंदी जो 2023 का पेपर हुआ था वो सेम टू सेम आपका जो 2000 प्रीवियस से पेपर है उसका सलूशन दे रहा हूँ हिंदी का। यदि आप 70 में 70 अंक लाना ही चाहते हैं, तो आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से पुराने पैटर्न को आप चेक कीजिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पार्ट से आते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपका जो इसमें होता है कि 20 नंबर के बहुविकल्पी होते हैं, ये आपको दिया गया है। उसके बाद इसको OMR में भरना होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए थी। और एक बात और ध्यान रखना है, 20 नंबर के बहुविकल्पी हो गए। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर खंड बा में जो होता है, खंड आ में तो 20 बहुविकल्पी आएंगे, जबकि खंड बा में आपके 50 अंक लिखने के लिए मिलेंगे। उसमें आपको लिखना पड़ेगा तब अंक मिलेंगे। बहुविकल्पी में केवल A और B और C और D दिया रहेगा। जैसे मान लो C नंबर सही तो C नंबर को गोला कर देंगे, पर यहाँ पे ब्लैक पेन का ही यूज करना है, केवल ब्लैक और फिर ब्लू का। ब्लैक और ब्लू पेन से लिख देना। देखिए, यहाँ पर केवल ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है और कोई भी कलर नहीं यूज करेंगे। चलिए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं। यदि आपको ये मॉडल पेपर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे रोहित स्टार स्टडी, तो वहाँ पर ही आपको ये मिल जाएगा रोहित स्टार स्टडी। आप हमारा लोगो जरूर देख लेंगे कि लोगो क्या बना हुआ है, तो उसी के जरिए आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ पे मैंने इसको सेंड कर दिया है। अब सबसे पहले जो आपका पूछा जा रहा प्रश्न है ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, यहाँ पर उनके नाम से ही जाहिर हो रहा है, आपको पता चल रहा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो आपके शुक्ल युग के होंगे। आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि शुक्ल युग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लेखक हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए थी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका A सही हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है गबन किस विधा की रचना है। देखिए, गबन एक बहुत अच्छी रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की। सबसे पहले ये जानना है कि ये एक प्रेमचंद जी की क्या है, बहुत अच्छी रचना है, पर क्या है, किस विधा की रचना है, ये आपको बताना। देखिए, नाटक विधा ये इनका नहीं है, एकांकी भी आपका नहीं है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद एकांकीकार नहीं थे। तो यहाँ पर गबन, गोदान और ये गीता, कर्मभूमि जो नाम कहा होता है, ये सारे के सारे जो आपके 4 से 5 उपन्यास हैं वो आपके गबन, गोदान और कर्मभूमि, रंगभूमि ऐसे नाम करके हैं। तो वो आपके 5 से 4 जो भी आपके निबंध उपन्यास हैं वो आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी के हैं, ठीक। तो ये उपन्यास विधा की रचना है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी। अब बात कर लेते कंकाल किसकी रचना है या कंकाल के लेखक कौन है, ये आपको बात करना है। तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद दिया गया, जयशंकर प्रसाद निराला जी दिया गया। निराला का मतलब ये है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, शॉर्टकट में भी आपका बोर्ड एग्जाम बना देता है। और यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही लिया गया, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे आप, जयशंकर प्रसाद जी कंकाल के क्या है, लेखक हैं। आपने पढ़ा होगा कंकाल, तितली, झरना, आंसू, कामायनी, सॉरी कामायनी नहीं, तो आपका जो ध्रुव सोमनी हो गया, ये सारे के सारे जो है ना किनकी रचना है, ये आपका जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है। अब बात करेंगे कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसकी रचना, धर्मवीर भारती की है या अज्ञेय जी। अज्ञेय का मतलब ये है कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय, ये पूरा नाम होता है उनका, जबकि यहाँ पर क्या लिखा, अज्ञेय की। जैनेन्द्र जी की रचना है या अमृत राय जी की रचना है। तो कलम का सिपाही जो आपका है, ये कृति जो है अमृत राय जी की रचना है, ठीक।
तो यहाँ पे अज्ञेय जी की रचना नहीं है, किसकी रचना है, ये अमृत राय। ऑप्शन नंबर डी को आपको ऐसे लिखा होगा ABCD, तो डी वाले को आपको ब्लॉक करना, जबकि ये एक ही सीरीज में होंगे, ये एक ही सीरीज में, यहाँ पर डी बनेगा साहब। ठीक, और इसको हमको क्या करना होगा, रंगीन करना होगा। रंगीन करने के बाद यही आपका ऑप्शन चेक हो जाएगा और आपके अंक पक्के हो जाएंगे। बहुविकल्पी नंबर 5वें की बात कर लेते हैं, शुक्ल युग की समयावधि क्या है। तो शुक्ल युग की जो समयावधि है वो आपकी है शुक्ल युग की समयावधि जो 1900 ईस्वी से लेकर, कहाँ से लेकर, 1900 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग था। इसके बाद 1938 से 1947 तक शुक्लोत्तर युग, 1943 तक जो आपका था शुक्लोत्तर युग था। 1936 से लेकर 1943 तक शुक्लोत्तर युग था। तो शुक्ल युग के लिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार ये आपके देखिए, ये आपके गद्य साहित्य के प्रश्न थे, किसके थे, गद्य साहित्य के। अब इसके बाद आपके पद्य साहित्य के, गद्य साहित्य के 5 प्रश्न आएंगे और इसी प्रकार पद्य साहित्य के भी कितने प्रश्न आएंगे, आपके 5 प्रश्न आने वाले हैं। तो अब ये आएंगे पद्य साहित्य के लिए 5 प्रश्न से लेकर 10 प्रश्न तक। कितने प्रश्न तक, 10 प्रश्न तक आपके पद्य साहित्य से पूछे जाएंगे। अब बात कर लेंगे साकेत रचना है। साकेत किसकी रचना है, सबसे पहले महादेवी वर्मा जी की रचना है, या सुमित्रा नंदन पंत जी की है, या आपका जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको केवल एक ऑप्शन को चूज करना होता है। आपको मालूम होगा कभी भी 2 ऑप्शन सही नहीं हो सकते। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा जी इनकी रचना है। किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना क्या है, साकेत। तो आपको इसके बारे में जानकारी पहले से रही होगी, मैं आपको मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बार बार पूछी जाने वाली है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब महादेवी वर्मा कवित्री हैं, किस युग की कवित्री है ये आपको जानना। देखिए छायावाद युग के बारे में आपको बता दूं, छायावाद के 4 स्तंभ होते हैं, मतलब 4 युग, मतलब वहाँ पे 4 कवि हैं, ऐसे ऐसे हैं, उनको लेखक हैं या कवि है जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले मैं बात करूंगा जयशंकर प्रसाद जी की। छायावाद में किसकी बात करूंगा, जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद के बाद आपको याद रखना है कि आपका यहाँ पर जो छायावाद के युग में महादेवी वर्मा जी, ये भी छायावाद युगीन ही हैं। महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपके चारों के चारों क्या है, छायावाद के स्तंभ हैं। क्या है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं, प्रमुख लेखक हैं या प्रमुख कवि हैं। तो ये आपको ध्यान रखना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गंगा लहरी किसकी रचना है, ये आपको बताना है। गंगा लहरी पद्माकर की है कि बिहारी लाल जी की, कि भूषण की है, या मतीराम की है। देखिए बिहारी लाल, भूषण, मतीराम, ये तीनों के तीनों आपको पता होगा रीतिकाल में होते हैं, रीतिकाल के कवि हैं, ये आपको मालूम होगा। तो ये जो गंगा लहरी जो रचना है वो पद्माकर जी की रचना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पद्माकर जी की रचना है क्या, गंगा लहरी। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 8वां भी आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करें इस प्रश्न की, इस प्रश्न के बारे में बात करें, 19वां आधुनिक काल का समय सीमा। ये आपका बोर्ड एग्जाम ने जब जारी किया था अपना 2023 का मॉडल पेपर, बोर्ड एग्जाम ने खुद जारी किया था, तब भी यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको देखने को मिला था। वहां पर भी लिखा था बहुविकल्पी में कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या होगी। तो आपको 1843 से, सॉरी गड़बड़ है यहाँ पर आपको आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, तो आधुनिक काल जो है 1843 यहाँ पे दिया गया है, जबकि ये गलत दिया गया है, क्योंकि आपको 1943 से लेकर अब तक जो चल रहा है वो आधुनिक काल है, पर यहाँ पे 1843 लिखा। तो ये आपका लगता है इस बोर्ड एग्जाम ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया और लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, टाइपिंग एरर हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो 1800 नहीं होगा, 1943 से लेकर अब तक। शायद यहाँ पर पीडीएफ बनाने में भी दिक्कत रही होगी, क्या पता है, शायद बोर्ड एग्जाम में पेपर नहीं देखा हूँ, ये पीडीएफ है आपका, पेपर को मैंने सीधे कन्वर्ट किया पीडीएफ में, उसको दे के आया हूँ, सोल्यूशन लेके आया हूँ, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं जो कि आपका प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा, 10वां। ये पद साहित्य का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि मैंने बताया था 5 से लेकर 10 तक पद साहित्य के होंगे, आपको मालूम होगा 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है, नीहर रचना नहीं है, कि संध्या गीत नहीं है, कि युगांत नहीं है, कि दीप शिखा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दीप शिखा तो आपकी इन्हीं की रचना है, तो ये गलत जवाब हो जाएगा। निहार भी आपका इन्हीं की रचना है, महादेवी वर्मा जी की, और संध्या गीत भी आपका इन्हीं की रचना है, संध्या गीत
सांध्य गीत, और इसमें जो नहीं है इनकी रचना वो क्या है, युगांत इनकी रचना नहीं है, युगांत महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। ये तो हो गए गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की बात, 5 क्वेश्चन के बारे में। अब बात करेंगे 5 क्वेश्चन जो आपके पूछे, देखिए 3, इसके बाद 11 और 12वां और 13वां क्वेश्चन जो होगा रस छंद अलंकार से होगा। तो पहले रस पूछा जाएगा, हास रस का स्थायी भाव, ये भी आपका 2023 का जब बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर दिया गया था वहां पर डायरेक्ट ही लिखा गया था। तो आपको क्या करना होगा, मॉडल पेपर सॉल्व जरूर करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे मिलते हैं आपको देखने को। तो यहाँ पर सबसे पहले हास्य रस का स्थायी भाव जानेंगे। तो हास्य रस का मतलब हंसी खुशी हास्य होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। अब बात करेंगे पीपर पात सरस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार, उपर्युक्त का मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, पीपर पात सरस मंडोला, पीपर के पात के मतलब पीपर के पत्ते डोलने से मन के डोलने की मतलब कल्पना की जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। तो ये बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीपर पात सरस मंडोला, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा आपका। अब सोठा में कितने चरण होते हैं ये बताना है। तो सोठा में आपको मालूम ही होगा कि सोठा में आपके चरण जो होते हैं वो 4 चरण होते हैं, क्योंकि इसमें 24 मात्रा वाला एक सोठा होता है, 24 मात्राओं वाला एक छंद होता है, ठीक। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सोठा। तो इसमें 4 चरण होते हैं। अब बात करेंगे उपदेश का उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग का मतलब जो आगे जुड़ा हो, तो यहाँ पे उपदेश लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये आप समझें कि उपदेश में अगर उप हटा देंगे तो पदेश तो नाम का कोई चीज होगा ही नहीं। तो उप पूरा सा पूरा उप लेकर के ही इसका क्या बनेगा, प्रत्यय बनेगा, सॉरी उपसर्ग बनेगा। उपसर्ग में क्या रहेगा आपका, उपसर्ग में आपका उप रहेगा, ठीक। ये उप आप ये नहीं देखेंगे कि देश लिखा, देश का कोई मीनिंग नहीं कर रहा, पर प्रदेश जो आपका लिख जाता है यहाँ पर, अगर प्रदेश लिख जाता ऊ को हटा देते तो प्रदेश बस लिख जाता, तो ये आपका गलत हो जाता है उपदेश में। तो आपको क्या हटाना पड़ेगा यहाँ पर आपको पूरा उप हटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। देखिए उपसर्ग के बारे में बात हुई, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो डी है सही जवाब हो जाएगा, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। लाभ हानि का समास बताइए, लाभ और हानि, भाई और बहन, राधा और कृष्ण, इसके बीच में और या यति का प्रयोग करना होगा। जहां पर भी आपको बीच में डैश दिखाई दे जान लेना कि द्वंद्व समास है। पहला ऑप्शन द्वंद्व समास, जहां भी आपको संख्या दिखाई दे समझ लेना द्विगु समास है। ये क्या होगा, इसमें संख्या दी होगी, जैसे चौराहा, तिराहा, पंचवटी, मतलब जो भी संख्या दी गई। और यहाँ पे द्वंद्व समास में क्या रहेगा, डैश का निशान रहेगा। बस इतना ध्यान रखेंगे तो आपका ये जो चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन है एक नंबर आपकी पक्का ही हो जाएगा। यह तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17वें के देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 16वां जो क्वेश्चन मिलेगा वो समासी का ही मिलेगा, क्योंकि डिफिनेटली यही फिक्स होता है वहाँ पे पैटर्न में। और यहाँ पे बात करेंगे 17वां क्वेश्चन क्या होगा कि मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द है। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है, सबसे पहले ये बताना है आपको। तो यहाँ मछली का जो पर्यायवाची शब्द है वो मछली का पर्यायवाची द्विज है या मीन है या रसना है या मूढ़ है। तो मछली का जो पर्यायवाची शब्द है वो मीन होता है। मीन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, समानार्थी होता है या पर्यायवाची होता है, वो मछली होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होता है कि कैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पर्यायवाची पूछा जा रहा है कि विलोम पूछा जा रहा है, आप निशान लगाते चले जा रहे हैं। अब बात करें यद्यपि में कौन सा संधि है, यदि धन अपि, क्या होता है, यदि धन अपि, इसी से बनता है यद्यपि। आपको यहाँ पे पता होगा ई को यणचि, जहाँ पर भी यण संधि होगा वहाँ पर आपको इसका जवाब मानना होगा कि यण संधि इसका ही सही जवाब होगा, क्योंकि यदि धन अपि होगा तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी यण संधि, ठीक। इसका संधि विच्छेद यण धन, यदि धन अपि, और इसका संधि जो होगी यण संधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति में बहुवचन ज्ञात करना है, या मधुने होगा या मधुना होगा या मधुनी होगा या मधुनी। तो यहाँ पर जो आपका देखिए 2 ऑप्शन में डाउट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी,
क्योंकि मधुने मधुना हो नहीं सकता। अब मधुनी मधुनी में देखना है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, मधुनी होगा। ठीक, सही जवाब क्या हो जाएगा, मधुनी। द्वितीय वचन द्वितीय विभक्ति का होना चाहिए, प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति। अब बहुवचन एक दो, यहाँ पे बहुवचन होगा, यहाँ पे द्विवचन होता है, यहाँ पे बहुवचन, तो द्वितीय विभक्ति का होगा, बहुवचन भी होना चाहिए, तो ये आपका मधुनी हो जाएगा। आपको दिमाग में छवि बना लेनी है। उसके बाद बात करेंगे पठे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें को। पठेताम धातु मतलब पठेताम धातु का वचन और पुरुष बताना है। एक वचन है या बहुवचन है, और पुरुष कौन सा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ये पठेताम जो शब्द है वो आपका प्रथम पुरुष का है, आपको जानकारी होनी चाहिए कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष कहाँ कहाँ दिख रहा है, प्रथम पुरुष पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तीसरे चौथे ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो आपको चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया। अब इसके बाद आपको ये याद आ जाएगा कि पठ्यताम जो होगा वो एक वचन में तो हो नहीं सकता। ये पठ्यताम आपका द्विवचन में, तो द्विवचन वाला केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके 20 वैकल्पी वाला झमेला खत्म हुआ। अब चलिए उस मेले को देखते हैं जहां पर आपको 50 अंक मिलते हैं, जो कि आपके वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको प्रश्नों को क्या होगा, लिखना भी होगा आपकी कॉपी में। उसके लिए तो OMR शीट दी जाएगी, पर इसके लिए आपको कॉपी दी जाएगी, तो कॉपी में ही आपको इसको लिखना होगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि आपको क्या लिखने कहा जाएगा, संदर्भ लिखने के लिए कह दिया जाएगा। किसके लिए कह दिया जाएगा, संदर्भ लिखने के लिए आपका कह दिया जाएगा। तो संदर्भ क्या क्या है यहाँ पर, सबसे पहले गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए कहा जाएगा, 6 अंक दिया जाएगा आपके लिए। 6 अंक में क्या किया जाएगा आपसे, इसमें अथवा सिस्टम भी होता है कि अथवा में किसी एक का ही जवाब देकर कि आप यहाँ पे अपने अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ एक इस प्रकार का संदर्भ देगा, कोई भी किसी प्रकार का कहानी या लेखक के लिए दिया जाएगा, उस कहानी को दिया जाएगा, उस गद्यांश को दिया जाएगा। उस गद्यांश से क्या करना होगा आपको, या तो ये वाला कर लेना है, या तो ये वाला करना है, या तो ये वाला करना है। दोनों में से आप किसी एक का ही यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी। पर आपको मैं बताऊं, ये जो आपको आता है वही करना है। आपको सबसे पहले उपयुक्त का संदर्भ बताना। देखिए यहाँ पर भी संदर्भ पूछा जाएगा, तो ये आपका 2 अंक का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। और यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी, मतलब जो यहाँ पर रेखा खींची गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, उसकी क्या करना होगा, व्याख्या बतानी होगी, उसका अर्थ बताना होगा। और यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर भी आपको देना होगा, उत्तर भी इस प्रश्न का देना होगा। जो यहाँ पे प्रश्न, यहाँ से ही मिलेगा इसका जवाब। इस प्रश्न का जवाब कहाँ से मिलेगा आपको, आपको इसी जो आपका दिया गया है गद्यांश, उसी गद्यांश से आपको उस प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पर, इसमें भी उसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 6 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। उसी प्रकार इसी प्रकार जैसे आपने देखा, उसी प्रकार आपको यहाँ पर गद्यांश के भी देखने को मिलेंगे, सॉरी पद्यांश का भी देखने को मिलेगा। गद्यांश तो आप देख चुके हैं, पद्यांश में भी आपको 6 अंक मिलेंगे। यहाँ पर भी अथवा सिस्टम होगा। निर्गुण कौन से देश का वासी, ये पद पाठ का है आपका, पद पाठ किसका है, तुलसीदास जी का जो आपका पाठ है, तो सूरदास परिणामे। तो यहाँ पर अगर आपको होगा तो ये आपका पद पाठ किसका है, सॉरी मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा, तुलसीदास जी का तो नहीं हो सकता। पद पाठ शायद तुलसीदास का ही पद पाठ है। तो उसी पद पाठ में, हाँ, सूर सबय सूरदास, ये सूरदास जी का पाठ है। किनका पाठ है, ये सूरदास जी का पाठ है। तो आपको ध्यान रखना, पद जो पाठ है वो सूरदास जी का है, और उन्हीं से लिया गया है। ये निर्गुण कौन से देश का वासी, मधुकर कही समझाएं सौ दे, बूझई साँच न हंसी। तो जो भी है इसमें 6 अंक आपको दिए जाएंगे। आपको क्या क्या लिखना होगा, आपको संदर्भ लिखना होगा, और आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी, और मधुकर शब्द का क्या अर्थ बताना होगा। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ मधुकर शब्द, उसका अर्थ बताना होगा। मधुकर का शब्द का अर्थ बताना होगा, और इसका क्या होगा, ये जहाँ पर रेखा खींची गई है ना, यहाँ तक आपको अर्थ बताना होगा, ये आपको करना होगा। इसी प्रकार यदि आपको वो नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार इसको भी कर सकते हैं। ये वाला भी अथवा वाले में दिया गया है, दोनों में से किसी एक को करेंगे। इसी प्रकार आपके 6 अंक, 12 अंक तो आपके केवल संदर्भ लिखने से आ गए। उसी प्रकार संस्कृत में भी 10 अंक आपके केवल संस्कृत से लिखने के लिए आते हैं, 10 और वहाँ पे 12, टोटल 22 अंक आपके संदर्भ लिखने के लिए ही मिल जाते हैं। तो आपका तो आधा कोटा तो यही फुल कर लेता है। अब बचा आधा कोटा, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन बचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 28 प्रकार के, मतलब 28 तो ही मार्क्स बचे, 22 मार्क्स तो इसके हो गए। इसी प्रकार संस्कृत का संदर्भ लिखना होगा,
और उसकी क्या करनी होगी, आपको उसकी व्याख्या भी करनी होगी, हिंदी में अनुवाद भी करना होगा। अथवा सिस्टम यहाँ पर भी होता है। अथवा सिस्टम इसी प्रकार श्लोक भी दिया जाएगा, पद्यांश दिया जाएगा, उसका भी आपको व्याख्या बतानी होगी और उसका अर्थ भी बताना होगा। उसके बाद ये आपका 3 अंक का जो प्रश्न होता है, इस 3 अंक के प्रश्न में क्या किया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि जो आपके पाठ्यक्रम में आधारित प्रश्नों में से निम्नलिखित से एक प्रश्न का उत्तर दिए। जैसे हमारे यहाँ फतेहपुर में लगता है मुक्ति दूत, तो आपके यहाँ कुछ भी लग सकता है, ज्योति जवाहर लग सकता है, मुकुट मेवाड़ मुकुट लग सकता है, अग्र पूजा लग सकता है आपके यहाँ, और आपके यहाँ जय सुभाष लग सकता है, मातृभूमि लग सकता है आपके यहाँ, कर्ण लग सकता है आपके यहाँ, कुछ भी लगता है, जो भी आपके यहाँ लग रहा है उसको जरूर लिखेंगे। कर्मवीर भारत या तुमुल, इनमें से आपके फिक्स प्रश्न होते हैं। 3 अंक तो आपको फिक्स ही हो गए, क्योंकि यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उतना ही पढ़ लेना है, आपके 3 अंक पक्के हो जाएंगे। तो 3 अंक तो यहाँ पर से हो जाएंगे। इसको आपको अपने टीचर से पूछ लेना है या अपने क्वेश्चन बैंकों में देख लेना है, तो वहाँ पर बताया देगा कि आपको कि आपके राज्य में आपके कौन से जिले में कौन कौन सा लगता है, जो आपका यहाँ पे काव्य खंड के लिया गया है, वो कौन काव्य खंड से आपका लगता है, तो उसी के आधार पर आपने अपने प्रश्नों का जवाब देना है। जो लगेगा उसी का जवाब देना है, फालतू में जवाब नहीं देने लग जाना। अब का नंबर 6 का नंबर क्या होता है, 6 के काम में आपको प्रश्न दिया जाता है 5 अंक, जिसमें आपको क्या करना होगा, उनकी एक रचना बताने के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, स्टेप मार्किंग होती ना, और 3 अंक आपको किसके लिए दिए जाएंगे, जीवन परिचय लिखने के लिए। तो आपको रचनाएं एक से ना लिखकर 4 से 5 लिख देना, आपको 2 अंक जरूर मिल जाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली बता है, मुझे पता है कि आपको इतने अंक जरूर मिलेंगे। उसके बाद आपको जीवन परिचय लिख देना, 5 अंक आपके यहाँ से हो जाएंगे। ये तो आपके लेखक के जीवन परिचय हो गए। उसके बाद आपके कवि के भी जीवन परिचय में आपको 5 ही अंक मिलते हैं, और 5-5 मिला के 10 अंक आपके जीवन परिचय से मिलते हैं। तो आपको जीवन परिचय तैयार करना बहुत जरूरी है। जो जो यहाँ पे जीवन परिचय बता रहा हूँ केवल उतना ही तैयार कर लिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद कर लिए और जयशंकर प्रसाद, ये केवल 2 ही याद करना, आपको एक भी अलग से नहीं याद कर लेना, इतने से ही आपका प्रश्न पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे केवल 3 का ही याद कर लेना, इन तीनों का याद कर लेना है आपको। याद करने के बाद आपको यही, इसके अलावा कुछ फंसने वाला नहीं है। ठीक इस प्रकार 5 अंक यहाँ पर भी मिलेंगे। आपका एक प्रमुख रचना बचाएंगे तो आपके उसके लिए 2 अंक मिले जाएंगे, पर एक नहीं लिखना, आपको मैं बता रहा हूँ 3 से 4 लिख देनी है, जितनी पता हो उतना लिख देना है। इसके बाद 2 अंक आपको किसके लिए दिया जाता है, 2 अंक आपको इसके लिए दिया जाता है कि आप यहाँ पे क्या कर सके, आप यहाँ पर पुस्तक जो है आपका वहाँ से श्लोक लिख सकते हैं। किसमें का, संस्कृत का श्लोक लिखना है आपको। यहाँ पे हिंदी में श्लोक नहीं लिखना, संस्कृत में श्लोक लिखेंगे, उसके लिए 2 अंक। संस्कृत के प्रश्न उत्तर बताएंगे, उसके लिए 2 अंक। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरने से मंगल होता है, वाराणसी, मतलब वाराणसी में मंगल या काशी में मंगल मरने से क्या होता है, मंगल होता है। चंद्रशेखर आजाद क्या थी, चंद्रशेखर आजाद क्या हो, कौन था या कौन थे, चंद्रशेखर आजाद देशभक्त क्रांतिकारी देशभक्त आसी, मतलब क्रांतिकारी देशभक्त थे। ज्ञान कुत्र संभवति, ज्ञान के बिना क्या संभव है, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, मतलब सब ज्ञान के बिना, मतलब ज्ञान के साथ क्या संभव है, ज्ञान के लिए क्या, ज्ञान के लिए मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति उसके लिए क्या क्या संभव, उसके लिए सब कुछ संभव है, ये आपको यहाँ पे देना है। और यहाँ पे भारतीय संस्कृति का मूल किम अस्ति, भारतीय संस्कृति का मूल, जो संस्कृति के मूल जो है वो क्या है, वो आपका संस्कृत भाषा है, मूल है। ठीक, अब इसके बाद ये तो आपका हो गया किसके लिए, ये आपका हो गया 4 अंक मिलेंगे आपको प्रश्न उत्तर लिखने के लिए। मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें आपको केवल 20 प्रश्न बताया हूँ, कितने प्रश्न, सॉरी केवल 30 प्रश्न बताया हूँ। 30 प्रश्नों में से आपको एक भी प्रश्न अलग से नहीं देखने को मिलेंगे, जो कि संस्कृत के प्रश्न उत्तर होंगे। उसको एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया, यदि आप चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर पड़ी होगी। तो निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए ये 4 से चारों विषय में आपको निबंध तैयार कर लेना है, इनमें से कोई एक विषय से आपको निबंध देखने को मिल जाएगा। ये 9 अंक का होता है, यदि आप इसको नहीं कर पाते तो आप 61 नंबर पे आ जाएंगे। 70 नंबर का पूर्णांक होता है, उसमें 9 घटाएंगे तो 61 नंबर पे आ जाएंगे। तो आपको जरूरी नहीं कि आपको सब में पूरा अंक मिले। अगर इस निबंध को नहीं लिख पाए तो आपके 61 नंबर आ गए, तो आप 60 से नीचे तो बिल्कुल ही डेफिनेटली आएंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। तो आपको इसको लिखना नहीं भूलना, इसमें बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि यही आपका आखिरी प्रश्न होता है और यही आपका अधिक से अधिक मार्क्स दिलाने वाला प्रश्न होता है। तो 9 प्रश्न पूछे गए हैं आपकी इसकी बोर्ड एग्जाम में। लगातार मैं फिर उसका रिवाइज करवाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका मैं
लिखित सॉल्यूशन भी लाऊं, आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी ये भी बताऊं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लगातार जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। यहाँ तक जिस वीडियो में जितने भी वीडियो यहाँ तक देखा, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताए, वो लीजेंड का अपना नाम बताए, वो लीजेंड पुरुष जो महापुरुष है वो अपना नाम बताए कमेंट बॉक्स में। और फिर मैं उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा कि आप कितने मार्क्स ला सकते हैं। मुझे वहीं पर से आपका डेडिकेशन समझ में आ जाएगा कि आप कितने डेडिकेट हैं अपने इस एग्ज़ाम के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।